नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इस डिबेट में आपका स्वागत है। महादेव ऐप का कोप। दरअसल हम पूरे छत्तीसगढ़ में की जो एक पिछले एक साल की फिजा को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है, यहाँ के एक दुर्ग और भिलाई से कुछ लड़के निकलते हैं और वो महादेव ऐप नाम का एक सट्टे का ऐप बनाते हैं और बाद में वो दुबई जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है और लगातार ये कांग्रेस भी बहुत सारे लोगों की, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो बहुत लोगों पे कार्रवाई करती है। बाद में पता चलता है कि ये लोगों का अंतर्राष्ट्रीय कुछ काम है और ये लोग कई जगह पे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और चर्चा में तब आते हैं जब एक विवाह होता है जिसमें बहुत सारे सिनेमा के सेलिब्रिटी जाते हैं और बहुत हल्ला मचता है। फिर बाद में इसका बहुत राजनीतिक उपयोग शुरू होता है, फिर ईडी आती है और फिर चुनाव में एक परसेप्शन बनाया जाता है कि महादेव ऐप में जो है वो राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम लोग इसमें राजनीतिक दल शामिल हैं और ये एक कहना चाहिए चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता है। चुनाव होते हैं, भाजपा जीत जाती है। अब उसके बाद थोड़े दिन मामला शांत रहता है, फिर चुनाव है। उस चुनाव के पहले फिर भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम फिर से सुर्खियों में आता है, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। अब भूपेश बघेल कहते हैं कि साहब ये एफआईआर जो है पहले दिल्ली में 4 तारीख की है, इसको आज मीडिया में सार्वजनिक किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है क्योंकि राजनांदगांव से कांग्रेस जो उसकी स्थिति मजबूत है। इधर भाजपा कहती है कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये पूरा मामला जो है, ये मामला जो एक भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उससे जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप फिर से सुर्खियों में। इस बहुचर्चित सट्टे के खेल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फंस गए हैं। यह महादेव बेटिंग ऐप का कॉपी है कि ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करके दावा किया है कि आरोपी असीम दास अपने पुराने बयान पर कायम है। उसने कहा है कि उसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक नकद पहुंचाने के लिए भेजा गया था। हालांकि इससे पहले वह बयान से मुकर गया था। भूपेश बघेल ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और बदलाखोरी बताया। तो भाजपा ने इस आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया है और ईडी की जांच में मिले तथ्यों पर आधारित कार्रवाई बताया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि राजनेता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और मज़ेदार बात यही, जो महादेव ऐप है, ये नाम पता नहीं जिन लड़कों ने रखा किस तरह से रखा और बहुत सारे ऐप चल रहे हैं। अब इस पर अलग अलग नेता बयानबाजी दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, आज अरुण साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। अब चुनाव है तो चुनाव में फिर ये मामला बहुत तेजी से उभर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि राजनेता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर ये कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को, उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपये चुनावी चंदा दिया गया। सबसे ज़्यादा किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया। मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। तो ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। तो महादेव ऐप का जो कोप है, इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री कुमार मेनन हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो चलिए हम बातचीत की शुरुआत रविंद्र जी से करते हैं। रविंद्र जी, अभी भूपेश बघेल महादेव ऐप को लेकर और जो अभी एसबीआई में जिस तरह का इलेक्ट्रल बॉल की जो पूरी जानकारी निकली है और जो जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा रहा है
कि आप पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हो, और बार बार वो एसबीआई को बोल रहा है कि आप चीज़ें क्यों छुपा रहे हो, और उसमें जिन लोगों के नाम निकले हैं उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव के समय ये जानबूझ के निकाला गया है और भाजपा चूंकि वहाँ से चुनाव हार रही है इसीलिए ये मामले को हवा दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि भूपेश बघेल जी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी चुनाव जीत रहे हैं और संतोष पांडे जी चुनाव हार रहे हैं। हमने विधानसभा में देखा था, उनके जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, बोले 36 राजनांदगांव में शानदार विजय होगी और 45 से 46 हजार वोटों से गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव से पराजित हुए हैं। तो अभी ये 2-4 महीने पहले की बात है, भूपेश बघेल जी को सबक ले लेना चाहिए था। बड़े बड़े वादे किए थे और राजनांदगांव ने शानदार तरीके से गिरीश देवांगन जी को वापस किया। वैसे ही भूपेश बघेल जी को हम वापस करेंगे। वो कोई चुनाव के डर के कारण भूपेश बघेल जी पर हम कोई FIR नहीं कर रहे हैं। कानून अपना काम करता है। भारत के संविधान में सभी को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा राजनेता हो या कितना छोटा आम जनता हो, सबके लिए विधि का जो कानून होता है वो बराबर है। भूपेश बघेल जी के ऊपर भी यही किया गया है। ईडी पर उनका नाम है 506-8 करोड़ लेने का। उन पर स्पष्ट रूप से शुभम सोनी ने वीडियो में आरोप लगाया है। अब पैसा लेते हुए ही देते 508 करोड़ रुपए दिखाते तो शायद भूपेश बघेल जी खंडन नहीं कर पाते। वैसे भी उनकी आदत है खंडन करने का। पूरी तरह हारने वाले हैं। कानून अपना काम करेगा। और मैं 2-3 उदाहरण से एकदम स्पष्ट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना अंतर होता है। डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति पे ही भूपेश बघेल जी ने दुर्भावना से आरोप लगा के FIR कराया था। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभिषेक सिंह जी के ऊपर अनमोल इंडिया में 36 FIR इन्होंने दुर्भावनापूर्ण किया, जबकि अंबिकापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। लेकिन भूपेश बघेल जी बोले सुप्रीम कोर्ट से अंबिकापुर में मिला है, राजनांदगांव में FIR में नहीं हुआ है, धमतरी में नहीं हुआ, उसमें गिरफ्तार करो। दुर्भावना से काम करते थे। गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी हैं, उन पर उन्होंने कवर्धा में दुर्भावना से ये किया। इनकी आदत रही है, तो आज इनको डर लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना से उन पर कार्रवाई तो नहीं कर रही है। हम दुर्भावना से नहीं, हम कानून से प्रेरित होकर कार्रवाई करते हैं। भूपेश बघेल जी को सामना करना चाहिए और अपना पक्ष उनको रखना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी क्यों डर रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? राजनांदगांव की जनता उन्हें पूरी तरह से नकारेगी। दुर्ग से छोड़ के राजनांदगांव आ रहे हैं, इसका भी पूरा प्रतिकार हम निश्चित रूप से उनसे करेंगे। तो रविंद्र सिंह जी ने जो कहा है कि दुर्ग की जनता वो छोड़ के राजनांदगांव गए हैं और राजनांदगांव में जिस तरह गिरीश देवांगन को लोगों ने नकारा है उसी तरह भूपेश बघेल को नकारेंगे। जबकि भूपेश बघेल का कहना है कि ये जो है ये जानबूझ के ये मामला चुनाव के समय लाया गया, ये हार का है। श्री कुमार मेमन जी, हम आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि अभी रविंद्र जी जो कुछ बात कह रहे थे कि जब पिछली सरकार थी तो डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ बहुत सारी FIR हुई, बाद में वो कोर्ट से भरी हुई। यहाँ पर भी असीम दास जो पहले एक बार बयान देता है, फिर पलट जाता है, फिर बयान देता है। फिर भूपेश बघेल ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग दुबई में बैठे हैं, जो लोग वहाँ पर जाके कॉन्सुलेट के सामने अपनी बात कहते हैं, वो पकड़ में क्यों नहीं आते, उनको लेकर क्यों नहीं आ रहा? हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारी सीमाएं थी, पर जो भारत सरकार है उसने क्यों नहीं पकड़ा? और अभी जो जिस तरह से चुनाव के लिए चंदा मिला उसमें जिस तरह से गेमिंग का बात कर रहे थे कि ये जो गेमिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने कितना चंदा दिया है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भूपेश बघेल ने कहा है उसके इतर आपके पास और कौन कौन सी बातें हैं? अच्छा, देखिए ये जो महादेव जो है ये पूरे कहना चाहिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसने भूचाल ला दिया था और परसेप्शन ऐसा बना कि इसमें सरकार शामिल है, क्योंकि बहुत सारे और भी घपले घोटाले जिसमें सरकार के नज़दीक की लोग पकड़ाए थे और वो जेल में थे। तो एक तरह से ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार कुछ इसमें शामिल होगी। मेरे सहयोगी जो यहाँ मैनेजिंग एडिटर हैं आशीष तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि आशीष, ये महादेव ऐप की जो पूरी राजनीति हो रही है और जिस समय अभी फिर पहले विधानसभा में ये मामला उठा था, अब लोकसभा चुनाव के दौरान ये मामला उठा है और चूंकि भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये कहीं घेराबंदी तो नहीं है? बिल्कुल सर, ये जो पूरा मामला है, विधानसभा चुनाव जब जैसे जैसे नज़दीक आया था वैसे वैसे महादेव ऐप का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकला था और छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा लगने लगा था कि महादेव ऐप ही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसमें बहुत सारी छापेमारी हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक रहे हैं। वो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं कि अगर महादेव ऐप अवैध है, अगर इसमें कोई घपला हो रहा है तो पूरे देश भर में ये ऐप चल रहा है, उसमें देश भर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, केंद्र सरकार इसको बंद क्यों नहीं करा पा रही है, ये उन्होंने सवाल लगातार खड़े किए थे। लेकिन इस बीच विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने देखा था कि एक कार्रवाई हुई थी, भिलाई में एक छापेमारी हुई थी जिसमें कुछ रकम भी बरामद किए गए थे, जिसका सीधा कनेक्शन बताया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है। उसी मामले में अब एफआईआर भी हो गई है और ये एफआईआर की जो टाइमिंग है उस पर उसको लेकर बहुत सारी चर्चे हो रही हैं कि जब भूपेश बघेल चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, राजनांदगांव से वो इस बार ताल ठोक रहे हैं, उसके बाद ये एफआईआर होना और इस पूरे मामले को लेकर सियासी हलचल तेज है। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके कुछ सवाल खड़े किए हैं, इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए कि राजनीतिक रूप से उनको घेरने के लिए ये ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है और इस मामले में कुछ तथ्य नहीं है, अगर तथ्य हैं तो केंद्र सरकार इसको देश भर में क्यों नहीं बंद करा पा रही है। ठीक है, ये एक सवाल है। श्री कुमार मेमन जी, ये हमारे मैनेजिंग एडिटर ने भी कुछ सवाल उठाए थे, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जो आपसे बात कह रहा था और जो बात रविंद्र सिंह जी ने कही थी उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया, मेरा ऑडियो क्योंकि बंद था। जी, रविंद्र सिंह जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा जी कि सुभाष जी, एक डरी हुई पार्टी, डरी हुई सरकार का एक ऐसा सस्ता हथकंडा है जो ये लोग सालों से करते आ रहे हैं, भाजपा की रणनीति का हिस्सा होता है। आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के दौरान इन्होंने 2G, 3G, 4G, उसके बाद कोल स्कैम, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, ऐसे तमाम स्कैम्स के हथकंडों को उठाया था इन्होंने। बहुत बड़ी बड़ी बात थी, 10, 12 साल, 13 साल पहले की बात याद होगा आपको, यूपीए पार्ट 2 के समय में। और उसमें से आज 10, 12, 13 साल हो गए, एक भी मामले में आप बता दीजिए कहीं कोई कार्रवाई हुई हो या किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, कोई जेल गया हो, कोई पैसे बरामद हुए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, बोलना बहुत आसान है। इन्होंने महादेव ऐप के मामले में यही किया, बदनाम करने के लिए फ्रेम किया, मामला फ्रेम किया, और जिसके बारे में भूपेश बघेल जी ने कल आकर सामने आकर मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात सामने रखी। आपने आरोप लगा दिया महादेव ऐप के संबंध में। आज पूरा देश, अच्छा ये भी आप समझ लीजिए सुभाष जी, इसका क्रोनोलॉजी समझिए, ये पूरे देश का ध्यान भटकाने का तरीका है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के डांट और फटकार के बाद जो भाजपा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एसबीआई को रोक के रखी थी कि वो किसी प्रकार का वो जानकारी न उपलब्ध कराए इलेक्शन बॉन्ड के बारे में, जो हजारों करोड़ का, 17,000 करोड़ का स्कैम था, जिसके माध्यम से साबित होता है कि ईडी, सीबीआई, रॉ और अन्य एजेंसियां जो इनकी है वो जहां जहां कार्रवाई करती है उसके बाद वहां से वसूली की जाती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है और वहां से बॉन्ड के माध्यम से पार्टी फंड में चंदा दिलाया जाता है। ये चीजों से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बाहर निकाला, तब उस मामले से लोगों का ध्यान भटकाने का एक हथकंडा मात्र है कि भूपेश बघेल जी का दिल्ली से अचानक नाम जुड़वाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जहां केस की डायरी है, केस के बारे में कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर जी। चलिए, तो रविंद्र जी, आप सुन रहे थे अभी बात मेमन जी कह रहे हैं, जो बात, उसमें आप कुछ आगे कहना चाहेंगे? चलो, तो मैं फिर अपने सहयोगी आशीष तिवारी के पास लौटता हूँ। आशीष, ये मुद्दा बहुत गर्म है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय हम देखते हैं कि 11 में से 9 सीट अभी बीजेपी के पास है और 2 सीट जो है कांग्रेस के पास है। इस बार बीजेपी का संकल्प है कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। 400 पार का नारा है और 370 जो है वो सोचते हैं कि बीजेपी अपने बूते पे जीतेगी। अब छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में जैसे भूपेश बघेल राजनांदगांव से दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, वो कद्दावर नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और वो राजनांदगांव से दावेदारी करते हैं, तो ये लगता है कि कहीं ये सीट मुश्किल में पड़ेगी। ऐसी और कुछ सीटें हैं। तो ये जो जिसमें जिस आदमी के नाम से ये कंप्लेंट हुई थी कि ये आदमी ने भिलाई में पैसा लेके आया और बाद में वो असीम दास नाम का जो आदमी था, जिसका कोई बहुत वजूद नहीं था, जो ऐसा बड़ा शख्सियत नहीं था, कोई ड्राइवर था, उसकी कई कहानियां गढ़ी गई। तो कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस बहुत सारी कहानियां भी गढ़ती हैं और सबूत पहले रख देती है, फिर उसको बरामद करती है। और
चुनाव के समय पूरा हल्ला मचा हुआ था कि ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर चुनाव खत्म हो गए तो 3 महीने ये मामला शांत रहा। अचानक से भूपेश बघेल का नाम दिल्ली से जुड़ता है और फिर एक बार ये हल्ला मचता है। और जो बात अभी गेमिंग की बात कर रहे थे कि जो SBI ने जिस तरह से जानकारी छुपाई और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा और नाम आया कि सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला, और ऐसे समय में ये भूपेश बघेल का नाम आना किस तरह से देखते हैं आप? जी, इस समय जो राजनीति जिस दौर से गुजर रही है सर, उसमें हम देखते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, ये इंतजार करते हैं कि इनके ऊपर कोई बड़ा हमला, कोई विरोध से हो, तब वो उस हमले को बड़ा रूप देकर अपने पक्ष में माहौल को करते हैं। भूपेश बघेल भी इसी दौर के राजनेता हैं। क्या इस तरह से चुनाव के ठीक पहले उनका नाम एक तरह से इस पूरे केस में जोड़कर एक तरह से भूपेश बघेल को क्या एक मौका मिल गया है अपने आप को फिर से साबित करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सद्भावना तो रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में लगातार काम करते रहे हैं, हाल में चुनाव हारे हैं, लेकिन एक सद्भावना उनके प्रति रही है कि काम करने वाला मुख्यमंत्री थे वो। ऐसे में उनका नाम लेकर कहीं एक सद्भावना लहर में तो नहीं उनको फायदा पहुंच सकता है, इसका ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, राजनांदगांव की जो सीट है, 8 विधानसभा क्षेत्रों वाली जो पूरी लोकसभा सीट है, उसमें से 5 विधानसभा जो सीट है उसमें हाल में वहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 3 सीटों पर ही भाजपा यहाँ जीत पाई है। ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर मजबूत नजर आता है अगर हम पिछला चुनाव के अगर नतीजों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो। ऐसे में राजनांदगांव में क्या ये दांव चलकर, अगर ये कोई राजनीतिक दांव है तो, अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये सियासी अगर चश्मे से देखा जाए, अगर ये कोई राजनीतिक दांव है तो क्या भूपेश बघेल के पास एक ऐसा मौका मिला है जिस मौके को पहले पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और दूसरे बड़े नेता हो, अपने पक्ष में भुनाते रहे हैं? ठीक कह रहे हो आशीष। मैं रविंद्र सिंह जी के पास चलता हूँ। रविंद्र जी, बीच में हमारा संपर्क टूट गया था। रविंद्र भाई, ये पूरी जो कुछ कवायद है, इसमें अभी श्री कुमार जी मेमन भी कुछ कह रहे थे, आशीष ने भी अपना एक पक्ष रखा। आप इस पूरी कवायद को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि राजनांदगांव लोकसभा में 8 विधानसभा है जी। पिछली बार जब हम जीते थे तो राज्य में हमारी सरकार नहीं थी जी, कांग्रेस की सरकार थी। हम कवर्धा भी हारे थे, पंडरिया भी हारे थे, मानपुर मोहला भी हारे थे, डोंगरगढ़ भी हारे थे, डोंगरगांव भी हारे थे, कैरागढ़ भी हारे थे। मात्र एक सीट जीते थे डॉक्टर रमन सिंह की सीट राजनांदगांव से। इस बार तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम 3 सीटों पर हैं। राजनांदगांव जीते हैं हम 45,000 से, करीब 45,000 से हम कवर्धा को जीते हैं और पंडरिया को जीते हैं। बल्कि इस बार तो हमारे पास 3 सीट है। इसके अतिरिक्त एक विधानसभा अध्यक्ष है, उसके अलावा डिप्टी CM है। तो हम तो पिछले बार की तुलना में बहुत मजबूत हैं। पर हमारी सरकार भी है राज्य में, तो हम पिछले बार की तुलना और इस बार की तुलना करें तो भूपेश बघेल तो कहीं नहीं लगेंगे। जब सब कुछ नहीं था तब भी संतोष पांडे जी शानदार 1.25 लाख वोटों से जीते थे। और इस बार भूपेश बघेल, बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से बता रहा हूँ, 3 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगे, क्योंकि उन्होंने जी। तो रविंद्र भाई कह रहे हैं कि भूपेश बघेल इस बार 3 लाख से अधिक वोटों से हारेंगे, ऐसा उनका अनुमान है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो इस बार पिछले चुनाव में हमारे पास 1 लोकसभा थी, 1 विधानसभा थी, इस बार हम 3 विधानसभा से हमारे पास हैं और हमारे पास उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष है। पर रविंद्र सिंह जी, ये भी है कि जब पिछली बार अगर हम चलते तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे तो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार जा चुकी थी, कांग्रेस थी, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस को उसमें शिकस्त खानी पड़ी थी और 9 सीट आप लोग जीत के गए थे 11 में से। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी लोकसभा में लोगों ने खारिज कर दिया था। तो हम ये मानते हैं कई बार कि लोकसभा और विधानसभा के लिए जो हमारा मतदाता है उसका माइंडसेट अलग अलग होता है और कई बार वो उस तरह से वोट देता है। ये भी हमने चुनाव के दौरान ही देखा। तो ऐसे समय में अब जब चूंकि बीजेपी की सरकार है राज्य में और आपको लगता है कि आपने जो गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है, वो गारंटी भी आप कह रहे हैं कि हमने 80% पूरी कर दी है, जो वादे किए थे पूरे हुए हैं, बावजूद इसके भूपेश बघेल, ये तो आप मानेंगे कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है और वो जुझारू भी हैं, लड़ाकू भी हैं। पुलिस केस उन पर पहले भी हुआ है। उन्होंने जब वो विपक्ष में थे तो वो आपको याद होगा कि वो ईडी के दफ्तर में सब परिवार गिरफ्तारी देने पहुंच गए थे
और उन्होंने अभी भी कहा है कि मैं इससे डरता नहीं हूँ, ये मुझे फंसाया जा रहा है। और जिस असीम दास के बयान पर जो एक आदमी पलट गया, फिर उसके बयान पर एक बार फिर जो उसी के बयान को आधार मान के ये हो रहा है, तो क्या लगता है जो इससे आशीष कह रहे थे कि कहीं ये भूपेश बघेल को सहानुभूति तो नहीं मिलेगी इससे? कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए राजनाथ के साथ इतना सौतेला व्यवहार किया, तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बार आए होंगे 5 सालों में, और महत्वपूर्ण विभागों को राजनांदगांव से वो दुर्ग ट्रांसफर करके, इस बात को भूले नहीं है राजनांदगांव के लोग। और रही बात जी, चलिए हम फिर से जो है श्री कुमार मेनन जी के पास चलते हैं। मेमन जी, आप बताइए, ये जो रविंद्र भाई कह रहे हैं और राजनांदगांव के लोग भूले नहीं हैं, और भूपेश बघेल की सरकार थी तो भूपेश बघेल ने बहुत सारी चीज़ों को दुर्ग ले जा लिए, वो दुर्ग या पाटन के मुख्यमंत्री की तरह कार्य कर रहे थे, प्रदेश की तरह नहीं कर रहे थे, ये सब बात वो कह रहे हैं, इसमें कितना दम है? सुभाष, देखिए भाजपा का मैंने पहले ही कहा कि इनका चरित्र जो है सिर्फ आरोप लगाने का, झूठी अफवाह फैलाने का, सनसनी फैलाने का एक इनका तरीका रहता है। अभी आपको मैं बता दूं, ये चुनाव में आए हैं शराबबंदी के नाम पे, पूरे 5 साल इन्होंने शराबबंदी की बात की है। पूरे 5 साल महिलाओं के बीच में जाके कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने यही बात किया, कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर रही है, शराबबंदी नहीं कर रही है, शराबबंदी की बात की। 5 साल राजनीति किया, महिलाओं का वोट पाया, महिलाओं का वोट यही बात के अलावा माताजी वंदन के नाम पर 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात इन्होंने की थी। इन्होंने तमाम ऐसे वादे किए थे, चाहे रोजगार के हो, चाहे नौकरियों के मामले के हो। आज 4 महीने हो गए इनके। हमको लगा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी की घोषणा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक ये है कि कल ही एक आदेश आया है सुभाष जी कि रात के 12 बजे तक के ये शराब बेचने के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, बार में, अन्य जगहों पर। और उसके ज्यादा शराब बेचने के 12 बजे के अलावा विशेष रियायत देते हुए हर शराब दुकान के बाजू में आहता खोलने जा रहे हैं। आहता जिसको कांग्रेस की सरकार में बंद कराया गया, आहता खोलकर हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों को और शराब पिलाकर इनका एक षड्यंत्र है कि उनसे वसूली करने का तरीका है। तो ये शराबबंदी की जो बात कर रहे थे, वो लोग आज शराबबंदी से हटके आहता खुलवा कर लोगों को और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये है भाजपा के सरकार का असली चरित्र और जो महिलाओं के साथ करने वाली बात। रही बात भाजपा की सरकार के खिलाफ इस चुनाव में हमारा बड़ा जो मुद्दा है, जो राहुल जी ने न्याय गारंटी जो दी है, चाहे हर मामले, महिलाओं के मामले में, आदिवासियों के मामले, मजदूरों के मामले में, उसके अलावा बड़े मुद्दे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था 10 साल में हर साल 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। कहां गई वो 20 करोड़ नौकरियां 10 साल? 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। डबल इंजन की सरकार है, क्यों सोई हुई है सरकार, क्यों नौकरियों का? चलिए तो ऐसा करते हैं मेमन जी, रविंद्र भाई से बात कर लेते हैं कि भाई मोदी की गारंटी का क्या हुआ, और सरकार को अभी चौथा महीना है, तो क्या क्या वो करेंगे डबल इंजन की सरकार आने से? जैसा कि लोगों को उम्मीद है कि राज्य और केंद्र में जब एक सी सरकार होती है तो डेवलपमेंट तेज होता है। तो बताइए रविंद्र जी, क्या क्या करने वाले हैं आप आगे? सबसे बड़ी बात है तो श्री कुमार मेनन जी का मुझे अफसोस होता है कि मानसिक दिवालियेपन से कांग्रेस अभी उबर नहीं पाई है और नैतिकता को भी ताक पे रख दिए। लगता है शराबबंदी हमने क्या वादा किया, फिर बात एक बार कुछ पता नहीं जो भी जी। मैं आज डिस्टर्ब हो रहा हूँ, नहीं मालूम क्यों मुझे। कोई नहीं आप सही, आप कह रहे हैं कि आपने शराबबंदी का वादा नहीं किया, पर शराबबंदी का मामला आप लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस ने पूरा नहीं किया शराबबंदी, अब हमारे शराबबंदी की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार 3 महीने हुई नहीं आए, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या हमने मातारी वंदन पे पैसा नहीं दे दिया 10 मार्च को? क्या 3100 रुपए हमने नहीं दे दिया? क्या 2 साल के बोनस को? 3 महीने की सरकार है आपकी। 5 साल से आप तुलना करें तो हम 3 महीने में बहुत आगे निकल चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? अब मोदी जी की गारंटी की बात मैं बताऊंगा तो पहले तो कांग्रेस के लोग एकजुट हो जाए, विपक्ष एकजुट तो हो जाए। अरे 200 सीट में पूरे देश में कांग्रेस लड़ तो ले, कब सत्ता पे आएगी वो? पहले अभी तो 44-45 सीट में, इस बार तो 30 सीट पे आप लोग सिमट के रह जाएंगे। आपका तो तमाम चेहरा है ना, गठबंधन है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस है कहाँ? उत्तर प्रदेश में 2 सीट मिल रही है,
अखिलेश यादव सीट नहीं लेना चाहते हैं, उधर ममता बनर्जी बोल दी हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आप लोग लड़ेंगे कहाँ पे, कितनी जगह लड़ेंगे, आप बता दीजिए। चलिए और रविंद्र एक भाई चीज और बोला, सुनिए, पिछले अभी 10 साल अभी में तो हम बात करते हैं कि ऊपर महादेव ऐप का जो कोप है वो कितना हमारे छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित करेगा, और भूपेश बघेल जैसा कह रहे हैं कि क्या वो इससे बाहर निकलेंगे और वो इससे डरते नहीं हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव ऐप जो है चुनाव आते आते क्या गोल खिलाएगा और किस तरह से भाजपा महादेव ऐप में भूपेश बघेल और बाकी कांग्रेस जनों को घेर पाएगी। आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।